मॉर्निंग स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2। यह कार्यक्रम गया जिला शिक्षा विभाग की ओर से संचालित किया जा रहा है ताकि आगामी वर्ष 2022 इंटरमीडिएट कक्षा के परीक्षार्थियों को एक बेहतर सुविधा मिल सके, उनकी तैयारी पूर्ण कराई जा सके। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन, रंगलाल इंटर विद्यालय सिरघाटी से, और आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल की कक्षा। आज की कक्षा में आप भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चौथा अध्याय मानव बस्तियों के बारे में बेहतर जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब वार्षिक परीक्षा में कुछ ही समय बच रहे हैं, तो इस स्थिति में आपकी तैयारी जल्दी और बेहतर हो सके, यह पहल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। तो चलिए अब हम सीधे विषय वस्तु की ओर चलते हैं। जैसा कि आपने सुना कि आज हम पढ़ेंगे मानव बस्तियों के बारे में, तो आप बस्ती का अर्थ पहले समझ लें। बस्ती को हम लोग बसावट से भी अर्थ लगा सकते हैं। बसावट अर्थात निवास स्थान। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही किसी अस्थायी आवास के तलाश में था और आज के समय में हम लोग उस बसावट को प्राप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे बस्तियों के कौन कौन से प्रकार हैं। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है जो कि ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश, औद्योगिक परिवेश को दिखला रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह ग्रामीण बस्तियों का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह भी ग्रामीण बस्तियों का चित्र है। बाकी जो चीज़ है वो सब शहरी जो बस्तियाँ हैं उसको दिखलाया गया है अलग अलग रूपों में। औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हुआ। कुछ बस्ती नगरीय सभ्यता संस्कृति के केंद्र बने, तो वैसे बस्तियों के भी बारे में हम विशद चर्चा आज के पाठ में करेंगे, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आज के पाठ बिंदु में शामिल है सबसे पहले ग्रामीण और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, किस प्रकार के अधिवास को, किस प्रकार के सेटलमेंट को हम लोग ग्रामीण बस्ती कहेंगे, किस प्रकार के सेटलमेंट को हम लोग नगरीय बस्ती कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भारत में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, प्राचीन कालीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगरों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तत्पश्चात हम लोग देखें भारत में नगरीकरण के बारे में। भारतीय नगरों को कार्य के आधार पर बांटा गया है, उसका वर्गीकरण भी हम लोग देखेंगे। और सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे बस्तियों के प्रकार के बारे में। तो हम लोग सीधे चलते हैं कंटेंट की ओर। आप देख रहे हैं कि मानव बस्ती का अर्थ जो लगाया गया है वह किसी भी प्रकार के, किसी भी आकार के घरों से लगाया गया है। आप देखते होंगे कोई घर बहुत ही छोटा होता है, झोपड़ी नुमा होता है, एक या दो कमरों से युक्त होता है, जबकि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बहुमंजिली इमारतों के रूप में होता है। वहाँ कमरों की संख्या अधिक होती है। एक ही घर में कई परिवार के लोग भी रहते हैं। दोनों आवासी ही है, दोनों घर ही है, लेकिन इन घरों से युक्त जो हमारा स्थानीय जो परिवेश है, जो गांव है, उसको हम लोग बस्ती के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आदमी रहता है, विभिन्न प्रकार के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सुरक्षा महसूस करता है, अपने जीवन यापन के लिए कई गतिविधियों को यहाँ पर संचालित करता है। यह बस्तियाँ आकार प्रकार में भी भिन्न होती हैं। चूँकि गांव में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि या फिर कृषि पर आधारित दूसरे कर्म में लगे हुए होते हैं, जबकि शहर में रहने वाले अधिकांश लोग कृषि के अलावे अन्य गतिविधियों में लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका कार्य भी अलग अलग होता है, रोजी रोटी के साधन भी अलग अलग होते हैं। तो इस आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्ती को हम लोग जानते हैं। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण जो है वह प्राथमिक गतिविधियों से करती है। प्राथमिक क्रियाकलाप से ही यहाँ पर लोग अपना जीविकोपार्जन प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ रहने वाले लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, आखेट पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर करने वाले उद्योग धंधों पर निर्भर करते हैं, उद्योग धंधों में लगे होते हैं, निर्माण कार्यों में लगे होते हैं। सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल रूप में है। चूँकि आज हम लोग क्रैश कोर्स में हैं, तो यहाँ पर कम समय में हम लोग पूरे सिलेबस को टच करेंगे। तो आप इसका जो कंटेंट होगा आप
सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे। मैं संक्षिप्त रूप में उसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। नगरीय बस्ती जो होती है और जो ग्रामीण बस्ती होती है, वहाँ पर सामाजिक परिवेश भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। गांव में रहने वाले लोग भावात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत ही निकट होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोग भावात्मक दूरी का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि महानगरों में रहने वाले लोग एक ही घर में रह रहे हैं, छत का अंतर होते ही उसके बारे में कोई परिचित भी नहीं हो पाते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अर्थात एक फ्लैट में रहने वाला आदमी दूसरे फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति से परिचित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, या उसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पर लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, रहने का, आने का, जाने का समय भी निश्चित नहीं होता है, तो इस प्रकार से वहाँ पर उनकी दूरी बढ़ती जाती है। ग्रामीण बस्तियों को बसावट के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं मैदानी भागों के ऊपर यदि ध्यान देते हैं, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर गांव जो बसा हुआ है उसका प्रतिरूप अलग तरीके का होगा। पहाड़ी भाग में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर जो बस्तियाँ मिलती हैं उसका बसावट दूसरे प्रकार का होता है। तो इस आधार पर ग्रामीण अधिवास को भी 4 भागों में बांटा गया, जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो ये कई कारणों पर निर्भर करता है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार के लिए अनेक कारक और दशाएं जिम्मेवार है। सबसे पहला है भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म भी। सुरक्षा संबंधी कारक जैसे चोरी और डकैती से सुरक्षा के लिए लोग एक स्थान पर सिमट करके रहते हैं। संघत बस्तियों का निर्माण इससे होता है। तो इसे कई भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से 4 भागों में इसे बांटा गया है। परीक्षा के लिए यह काफी उपयोगी है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव बस्ती, जो कि ग्रामीण बस्ती के रूप में जाना जाता है, अर्थात ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सीधा सा जवाब होगा 4 भागों में इसे बांटा गया है। पहला गुच्छित बस्ती, जिसे हम संकुलित या आकेंद्रित बस्ती के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्ती, जिसे हम विखंडित बस्ती के रूप में भी जानते हैं। तीसरा है पल्लीकृत बस्ती और चौथा है एकाकी बस्ती। अब हम आगे देखते हैं। इसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। गुच्छित बस्तियों में आप यहाँ पर जैसा कि तस्वीर में देख पा रहे हैं, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सघन आबाद एरिया है, घर काफी निकट है। यहाँ पर सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि रहन सहन स्पष्ट रूप से गांव और खेत के रूप में बटा होता है, जहां पर जनसंख्या का निवास होता है, थोड़ा घना होता है, जबकि आसपास वाले क्षेत्र खुले चारागाह के रूप में हो सकते हैं, मैदानी भाग हो सकते हैं, या खेती युक्त जमीन हो सकता है। गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप में होती हैं, सीधी रेखा में भी हो सकती है, वो एक दूसरे को कोण पर भी काटते हुए भी हो सकती हैं, अरीय प्रारूप वाली भी हो सकती हैं। ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ और मैदानी भागों में पाई जाती है, जैसे कि मध्य भारत में हम लोग देखते हैं। बुंदेलखंड प्रदेश, नागालैंड में, राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के आसपास में इस प्रकार की बस्तियां दिखाई पड़ती हैं। दूसरा है बस्ती का, ग्रामीण बस्तियों का दूसरा प्रारूप जो है अर्धगुच्छित बस्तियां हैं, जिसे हम लोग सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं, या गुच्छित या विखंडित बस्तियों के रूप में होता है। ऐसा प्रायः बड़े साहत गांव, जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड गांव होता है, उससे हट करके एक छोटी सी बस्ती यदि होती है, तब उसको हम लोग अर्धगुच्छित बस्तियों के रूप में जानते हैं। प्रायः हमारे देश के जो सामाजिक जो ताना बाना है, उसमें जमींदार का गांव, जमींदार का निवास स्थान गांव के केंद्र में, और आसपास के हम लोग कहेंगे उसको कि निकटवर्ती क्षेत्रों में एक दूसरे गुच्छ के रूप में उनके सेवा करने वाले लोग, तथाकथित निम्न जाति के लोग या निम्न आर्थिक वर्ग के लोग वहां पर निवास करते हैं। तो यह सेमी क्लस्टर्ड एरिया में ऐसा देखा जाता है। ग्रामीण समाज में एक या अधिक वर्ग स्वेच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गांव से थोड़ी दूर पर बस जाते हैं। आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, और गरीब तबके के लोग गांव के आसपास में दूसरे टोला, गांव में हम लोग बोलते हैं टोला के रूप में वो बस जाते हैं। अलग अलग स्थान पर इसे अलग अलग नामों से भी जाता है। इस प्रकार की बस्तियां गुजरात के मैदानी भाग में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी ऐसी बस्तियों को हम देख पाते हैं।
तस्वीर में भी आप देख पा रहे होंगे, मेन बस्ती है, यहाँ से हट के यहाँ पर भी सेटलमेंट है, यहाँ पर भी है। तो ये गुच्छे के रूप में ये मुख्य गांव हो गया। मुख्य गांव से थोड़ी दूरी पर हट करके इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण होता है। इसे हम सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। तीसरा है पल्ली बस्ती, जिसे हम लोग हेमलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ऊंचाई, धरातल के बनावट के आधार पर भी ये अलग हो सकती हैं। विभिन्न स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला या ढाणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा होता है कि एक विशाल गांव होता है, लेकिन भौतिक रूप से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गांव का नाम तो एक ही होता है, लेकिन कई टुकड़ों में यह विभक्त होता है, पल्ली के रूप में विभक्त होता है। तो ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदानी भाग में, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। परीक्षा में इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है प्रायः। पल्लीकृत बस्तियों का संरचना क्या होता है, इसका क्या लक्षण होता है, तो आप इसे आसानी से आप लिख पाएंगे, ऐसा हम आपसे आशा करते हैं। अब जो हमारा जो चौथा प्रारूप है ग्रामीण बस्तियों का, वह है परिक्षिप्त बस्तियां, जिसे हम लोग स्कैटर्ड सेटलमेंट के रूप में जानते हैं या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। भारत में इस प्रकार की बस्ती एकाकी प्रारूप में होती हैं। प्रायः ऐसा जो बस्ती पाया जाता है जंगलों में पाया जाता है। कुछ घरों का समूह एक स्थान पर, फिर कुछ दूरी पर हटके फिर 2-4 घरों का समूह, फिर 2-4 घरों, तो पूरे क्षेत्र में ये 2-2 घर, एक-एक घर के रूप में ये फैला हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। इसीलिए हम लोग इसको बिखरे हुई बस्ती के रूप में जानते हैं या फिर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। जंगली भागों में आप देखते होंगे कि वहाँ पर एक स्लैश फार्मिंग, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानांतरित कृषि, तो स्थानांतरित कृषि भी इसके लिए एक जीविका कारण हो सकता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में इस प्रकार की बस्तियों को हम देख पाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अगला जो हमारा जो सेटलमेंट का जो रूप है वो नगरीय बस्ती है। नगरीय बस्ती जिसे हम लोग अर्बन सेटलमेंट के रूप में जानते हैं। अर्बन शब्द जो है नगरों से बना हुआ है, अर्थात नगर ऐसा निवास स्थान होता है जहाँ पर कम स्थान पर ही अधिक लोगों का निवास होता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मतलब अधिकांश लोगों का जो पेशा होता है, रोजी रोटी होता है, गैर कृषि कार्य में संलग्न होने का होता है, अर्थात रहने वाले अधिकांश लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार की होती हैं। नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर और गांव आपस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। शहरी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आसपास के ग्रामीण इलाकों से यहाँ पर जुड़ाव होता है, जुड़े होते हैं वे आपस में मिलकर के, जिसकी चर्चा हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है कि भारत में नगरों का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार नगर बने। तो भारत में जब सभ्यता का उदय हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल से ही नगरों का निर्माण होता रहा है। हम इसके बारे में हमारी जो प्राचीन संस्कृति जो विकसित हुई, हड़प्पा संस्कृति, तो यह सुंदर सा नमूना है जो कि नगरीय सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे, इसका प्रमाण है। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियनों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। विभिन्न युग में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्राचीन नगर। प्राचीन नगर उन नगरों को कहा गया जिनकी उत्पत्ति, जिनका प्रादुर्भाव लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ। सोच लीजिए, बहुत ही पुराना शहर, जिसमें हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना भी है। इसका इतिहास रहा है। प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, मदुरई प्राचीन नगर हैं। इनमें अधिकांश का विकास धार्मिक या फिर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। दूसरा है मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर में है वैसे नगर जिन्हें
दूसरा आधुनिक नगर यहाँ पर है, मध्यकालीन नहीं है यहाँ पे। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियनों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थान पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि ऐसे व्यापारिक पतनों का विकास किया और यहाँ पर व्यापारिक रूप से यहाँ पर इनको विकसित किया गया। जो मध्यकालीन नगर है, मध्यकाल में इसका विकास हुआ, जिसे हम लोग मध्यकालीन नगर के नाम से भी जानते हैं। इसी में स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास में भी हमारे देश में कई प्रशासनिक नगरों का उदय हुआ। सिविल और प्रशासनिक सैन्य सेवाओं को जोड़ा गया। आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। इसमें नगरों का हम लोग जब प्रादुर्भाव देखते हैं औद्योगिक नगर के रूप में, तो जमशेदपुर का नाम हम लोग ले सकते हैं, जिसे हम टाटा के नाम से भी जानते हैं। इस जगह को बसाने का काम सर जमशेद जी नौशेरवा टाटा के द्वारा जमशेदपुर की स्थापना की गई और उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर भी पड़ा। टाटा चूंकि उनका सरनेम था तो कुछ लोग इसे टाटा के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक प्रशासनिक नगरों का निर्माण हुआ। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर और औद्योगिक केंद्रों के रूप में दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी जैसे नगर विकसित हुए। दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक केंद्रों के रूप में हम लोग देखें तो गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, रोहतक, गाजियाबाद जैसे नगरों का उदय हुआ। बड़ी संख्या में मध्यम आकार के और छोटे छोटे शहरों का विकास हुआ। आप यहाँ पर जो तस्वीर देख पा रहे हैं यह चंडीगढ़ शहर का है। चंडीगढ़ शहर को एक प्लांट वे में बसाया गया है, तो उसका चित्र यहाँ भी दिखाया गया है। नगरीकरण के स्तर का कुल माप जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर जो था 31.16% था, जो विकसित देश की तुलना में काफ़ी कम है। हाँ, 20वीं शताब्दी के बाद नगरीकरण की रफ्तार हमारे देश में भी बढ़ी है। देश में नगरीय जनसंख्या की भी वृद्धि हुई है। एक तालिका के द्वारा उसे दिखाया गया है, जिसे हम तालिका 4.1 के रूप में जानते हैं, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप इसको सरसरी निगाह से देख करके डाटा संबंधी अध्ययन करके आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कम समय में ही हम लोग को यह पूरा कर लेना है। सरसरी निगाह से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों का भी वर्गीकरण किया गया है। भारत की जो जनगणना थी, नगरों को 6 वर्गों में बांटा गया है। इस चित्र में दिखाया गया है 6 वर्गों में नगरों को बांटा गया है। जनसंख्या कितना होगा तो उसको किस लेवल में रखा गया है। 5000 से कम जनसंख्या वाले हमारे देश में 424 शहर हैं। 5000 से लेकर 9999 तक 1749 शहर हैं। 10,000 से लेकर के 19,999 तक 1,683 नगर हैं। 20,000 से 49,999 तक की जनसंख्या वाले 1,373 नगर हैं। 50,000 से लेकर के 99,999 तक जनसंख्या वाले 474 शहर हैं और 1 लाख से अधिक वाले शहरों की संख्या 468 है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में नगरीकरण भी बढ़ी है। अब इसमें नगरों को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। एक सामान्य सा शहर जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उसे हम लोग नगरीय केंद्र के रूप में जानते हैं। 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर को हम लोग महानगर कहते हैं और उससे अधिक वाले जनसंख्या को हम लोग मेगा नगर के रूप में जानते हैं, जहां की जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक है। हम जब तालिका को देखते हैं, जो पीछे वाले तालिका जो 4.2 थी उसको देखते हैं, तो हम पाते हैं कि 60% नगरीय जनसंख्या जो है वो प्रथम वर्ग के नगरों में है। इन 468 नगर में से 53 नगर नगरीय संकुल के हैं, 6 मेगा नगर हैं। प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 5वें भाग से अधिक 21% नगरीय जनसंख्या मेगा नगरों में रहती है। इनमें से 1,84,00,000 लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी का जो हमारे देश में नगर है वह है मुंबई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे अधिक नगरीय आबादी वाली शहर का नाम क्या है, तो सीधा सा उदाहरण होगा मुंबई। देश का सबसे बड़ा नगर है मुंबई, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है। देश में मेगा नगरों की संख्या कितनी है, तो सीधे सीधे हम लोग जवाब देंगे, भारत में मेगा नगरों की संख्या 6 है। 6 भागों में नगरों को भी बांटा गया, यह भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इस ग्राफी रूप में दिखाया गया है
कि भारत नगरीय केंद्रों के आधार पर वर्ग के अनुसार नगरीय जनसंख्या के वितरण प्रतिशत के रूप में यहाँ पर एक वृत्त डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब है नगरों का प्राक कार्यात्मक वर्गीकरण। नगरों को कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे नगर में कई प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं। एक नगर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होने के कारण इन्हें हम लोग कहते हैं बहुकार्यीय नगर कह सकते हैं। विशिष्ट क्रिया के अलावे सेवाओं के लिए इन नगरों को जाना जाता है। ये इन्हें प्रकार्यात्मक रूप से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। इनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशासन नगर, प्रशासन शहर या नगर कहते हैं। ऐसे नगर जहां से प्रशासनिक कार्य का संपादन किया जाता है उसे हम प्रशासन नगर कहते हैं। जैसे राजधानी नगर जितने भी हुए, राज्य की राजधानी हो चाहे देश की राजधानी हो, प्रशासनिक नगर के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के रूप में चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, ये सब राज्य की राजधानियां हैं। तो इसे हम प्रशासनिक नगर के रूप में जानते हैं, जहाँ पर प्रशासन का सारा विधि व्यवस्था को यहाँ पर से देखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है। दूसरा नगर है औद्योगिक नगर। वैसे नगर जहां पर औद्योगिक विकास हुआ है, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं, उन्हें हम औद्योगिक नगर के रूप में जानते हैं। जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि। यहाँ शहरों का विकास के पीछे मुख्य जो कारक रहा है वह है उद्योगों का विस्तार। तीसरा नगर है परिवहन नगर, जिसे हम ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये पत्तन नगर के रूप में भी जाने जाते हैं। जिन क्षेत्रों में पत्तनों का विकास हुआ है वहां पर इन नगरों का विकास हुआ है। इसमें मुख्य है कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापत्तनम। आंतरिक परिवहन की धुरियों वाले देश में भी, क्षेत्रों में भी इन नगरों का विकास हुआ है। जैसे धुलिया, मुगल सराय को तो हम लोग भली भांति जानते हैं। इटारसी, कटनी इत्यादि ये सब परिवहन नगर हैं। इसके बाद में है वाणिज्यिक नगर, जहाँ पर वाणिज्य व्यापार किया जाता है उसे हम वाणिज्यिक नगर के रूप में जानते हैं। जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना और आदि। यहाँ पर दिखाया गया दो प्राचीन नगरों को। यह नई दिल्ली के घनी आबादी वाले एरिया को दिखलाया गया और पटना का सुंदर सा नज़ारा यहाँ पर भी दिखाया गया। क्योंकि इन पटना को हम लोग प्राचीन नगर में भी रखते हैं और विभिन्न गतिविधियों के कारण यह बिहार की राजधानी रही है और बिहार का मुख्य शहर भी रहा है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे खनन नगर। खनन नगर का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ है जहां पर खनन की क्रियाएं होती हैं, भूमिगत खनिज का उत्पादन किया जाता है। हम उदाहरण के रूप में लेते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड का झरिया, जहां पर कोयले की खदान है, कोयले का निष्कासन किया जाता है, काफ़ी लोग वहां पर बसे हैं। तो झरिया जैसे शहरों का विकास हुआ है। तेल निकालने के लिए अंकलेश्वर है, डिगबोई है, सिंगरौली जैसे स्थान खनन नगर के रूप में दिखाया गया है। एक व्यू भी यहाँ पर दिखाया गया किस प्रकार झरिया से ये हाथ मैनुअली कोयले का निष्कासन कर रहे हैं, जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं कोयली खदान विधि से। हालांकि यह इस प्रकार से निकालना गैर कानूनी भी हो सकता है और यह नुकसानदेह भी हो सकता है, दुर्घटना होने की संभावना भी अधिक होती है। छावनी नगर, जिन स्थान पर सामरिक दृष्टिकोण से शहरों का विकास किया गया, जहां पर सैनिक छावनियां स्थापित की गई, उसे हम छावनी नगर या गैरीशन नगर के रूप में जानते हैं। उदाहरण के रूप में अंबाला, कैंट, जालंधर, महू, भवीना और उधमपुर को हम लोग ले सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, वैसे नगर जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है प्राचीन काल से, उसे हम धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में जानते हैं। वाराणसी, पटना ये सब सांस्कृतिक नगर रहे हैं। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, पूरे दुनिया में इसको जाना जाता है। तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों का उदाहरण है। शैक्षिक नगर, आज के समय में शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए शहरों का विकास हुआ है। शैक्षिक गतिविधियों का यहाँ पर केंद्र स्थापित है। तो शैक्षिक मुख्य परिसर में जैसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं रुड़की, IIT, रुड़की का IIT को मैंने भी यहाँ पर दिखलाया है। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी के व्यू भी दिया गया। तो शैक्षिक नगर के रूप में रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़ और पिलानी, इलाहाबाद जैसे नगरों का विकास हुआ। तो ये शैक्षिक नगर के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। पर्यटन नगर, पर्यटन की सुविधा को देखते हुए पर्यटन नगरों का विकास हुआ। क्योंकि जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि हिल स्टेशन थे,
गर्मी के दिन में छुट्टियां बिताने के लिए अंग्रेज अफसर लोग वहां जाया करते थे। पर्यटन के लिए वैसे शहरों का विकास हुआ तो उन्हें हम पर्यटन नगर के रूप में जानते हैं। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर जो राजस्थान में है, जैसलमेर, ऊटी, माउंट आबू जैसे पर्यटन नगर अपने प्रकार में स्थिर नहीं है। यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से इनका विकास हुआ, हालांकि इनकी प्रकार्यात्मकता में परिवर्तन होता जा रहा है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुकार्यात्मक बन जाते हैं। मतलब यह है कि कोई खास प्रकार के नगर में दूसरे प्रकार की गतिविधियों का जब वहां पर होना शुरू हो जाता है तब वो प्रकार्यात्मक नगर बन जाते हैं। इससे भी एक अच्छा सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई नगर एक कार्यात्मक हो सकता है? बहुकार्यात्मक नगरों में इसका विकास कैसे होता है? तो आप इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। प्रकार इतने अंतर्ग्रंथित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। मतलब यह है कि कई नगर ऐसे हैं जहां पर एक से अधिक प्रकार के कार्यों को संपादित किया जाता है, तो किस कैटेगरी के नगर में उसको रखें यह थोड़ा दुरूह कार्य हो जाता है। अर्थात बहुत प्रकार्यात्मक नगरों के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। आज के चैप्टर में इतना ही था, लेकिन इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसके आदर्श उत्तर भी प्रस्तुत यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन प्रश्न उत्तर के शुरू करने के पहले इसी से एक और जुड़ा हुआ जो मुद्दा है हमारा, वह है स्मार्ट सिटी मिशन। सिटी को स्मार्ट किस प्रकार बनाया जाए। नगरीय जनसंख्या से यह जुड़ा हुआ, नगरीय बस्ती से जुड़ा हुआ है, तो इसकी चर्चा भी कर लेना ही मुनासिब होगा, जरूरी होगा। तो मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य है शहरों को बढ़ावा देना जो कि आधारभूत सुविधाओं से लैस हो, स्मार्ट हो, शहर के लोग स्मार्ट हों, वहाँ की आबोहवा स्मार्ट हो, वहाँ की विधि व्यवस्था स्मार्ट हो। स्मार्ट मतलब सब कुछ सुनिश्चित हो, मानव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मानव के मनोरंजन के लाभ लिए वो सारा कुछ अनुकूल मौका प्रदान करे। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता होती है सुविधाओं और सेवाओं के जरिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना, जिसमें क्षेत्रों की प्राकृतिक आपदाओं को कम जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में बनाया जा सके। विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक व्यवस्था भी वहां पर किया जा सके। इस योजना में सतत और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे हम इको फ्रेंडली पार्क के रूप में भी विकसित करते हैं। वहाँ पर विकास इस प्रकार किया जाता है ताकि आने वाले लंबे समय तक विकास की प्रक्रिया में कोई बाधा ना पहुँचे। इसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम से बताया गया कि क्या क्या स्मार्ट सिटी में होना चाहिए। तो यहाँ पे स्मार्ट लोग होने चाहिए। स्मार्ट पीपल का मतलब 21st सेंचुरी एजुकेशन की व्यवस्था हो, इंक्लूसिव सोसाइटी हो जहाँ पर सब लोग मिलजुल करके रहें, एकीकृत रूप से रह सकें, एम्ब्रेस क्रिएटिविटी हो, स्मार्ट इकोनॉमी हो यानी वहाँ पर उद्योग धंधे का विकास हो, प्रोडक्टिविटी हो, लोकल एंड ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस हो, स्मार्ट इन्वायरमेंट हो, ग्रीन बिल्डिंग हो, ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन अर्बन प्लानिंग हो, स्मार्ट गवर्नमेंट हो यानी इनेबलिंग सप्लाई एंड डिमांड साइड पॉलिसी वहाँ पर कार्यरत हो, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन डेटा, ICT एंड ई गवर्नेंस हो, स्मार्ट लिविंग हो मतलब कल्चरली वाइब्रेंट एंड हैप्पी, विभिन्न कल्चर के लोग भी जहाँ आराम से रह सकें, उनमें परेशानी ना हो, वहाँ सुरक्षित हों, लोग सेफ महसूस करें, हेल्दी हों, वहाँ का वातावरण हेल्दी हो, स्मार्ट मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, आने जाने की सुविधा हो। तो इसके लिए है इनग्रेडेड ICT हो, क्लीन एंड नॉन मोटराइज्ड ऑप्शन हो, मिक्स्ड मॉडल एसेस हो। तो इस प्रकार से शहरों को हम लोग स्मार्ट बना सकते हैं। स्मार्ट शहर का अब कल्पना किया जा रहा है, बल्कि लोगों ताकि लोगों को बेहतर जीवन यापन की सुविधा इन शहरों में भी मिल सके। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया है और उसके उत्तर भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिए गए हैं लाल कलर से। आप आसानी से इसे रटेंगे, याद करेंगे, समझेंगे और आगामी परीक्षा में बेहतर अंक लाएंगे, ऐसी कामना हम लोग करते हैं। यहाँ पर लघुतरीय प्रश्न और उसके आदर्श उत्तर भी दिए गए हैं। जैसे मानव बस्ती क्या है? आदर्श उत्तर है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहता है मानव बस्ती कहलाता है। मानव का निवास स्थान किसी भी आकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, सब मानव बस्ती कहलाएगा। फिर है ग्रामीण बस्ती का क्या अर्थ है? तो वैसी बस्तियां जो कृषि पर आधारित हो, प्राथमिक गतिविधियों का केंद्र हो, उसे हम ग्रामीण बस्ती कहते हैं। यहाँ आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाकलापों से होती है। फिर है महानगर क्या होते हैं?
ये नगरीय संकुल से किस प्रकार अलग हैं? आदर्श उत्तर है उसका दिया हुआ। भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए। तो मध्यकालीन नगर के बारे में मैंने बताया था कि मध्यकालीन नगर की उत्पत्ति मध्यकाल में हुई। इन नगरों में 4 नगर का नाम लिखना है। तो हैदराबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है और आगरा है। इसके बाद में ग्रामीण और नगरीय बस्ती में 3-3 अंतरों को लिखना है। अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट में 3 डिफरेंस को लिखना है, लिखा हुआ है। आप पढ़ लेंगे, एक बार में याद हो जाएगा आपको, कोई अलग से चीज इसमें है नहीं। फिर है कार्यात्मक दृष्टिकोण से भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं और प्रश्न उत्तर में भी इसको दिखला दिया गया है। आशा है कि आप इसे पढ़ेंगे और अधिक से अधिक अंक ला करके गया गाइडेंस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।